Hi everyone, welcome back to our channel. In this particular chapter, we are going to discuss about the vital villages and thriving towns. तो ये पर्टिकुलर चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, उस समय के कुछ अच्छे गांव जो इम्पोर्टेंट रहे होंगे और कुछ थ्राइविंग टाउन्स जो अच्छी सिटीज़ रही होंगी समृद्ध टाइप की। तो उन पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ मूविंग हेड विद द पैराग्राफ आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। वी ऑफन टेक द यूज ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टुडे। थिंग्स मेड अप ऑफ आयरन आर पार्ट ऑफ आर डेली लाइफ्स। तो आजकल तो आयरन के बारे में सबको पता है और उसके जो डेली यूजेस हैं उसके बारे में सबको भी पता है, लेकिन द यूज ऑफ आयरन बिगन इन द सब कॉन्टिनेंट अराउंड 3000 ईयर अगो। सम ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स वर फाउंड इन द मेगालिथिक बरियर्स अबाउट विच यू रेड इन चैप्टर 5। तो इसमें ये लिखा है कि जो आयरन था वो आज से 3000 साल पहले भी यूज़ किया जाता था और कुछ बहुत ज़्यादा कलेक्शंस मिले हैं आयरन के, है ना, जो कि एक तो आयरन टूल्स हो गया और एक आयरन वेपन्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के कलेक्शन बहुत ज़्यादा मिले हैं और वो कहाँ मिले हैं, मेगालिथिक बरियल्स में मिले हैं। मेगालिथिक बरियल्स एक जगह होती है जहाँ पे पहले लोगों को ऐसे दफनाते थे और वहाँ पे एक बड़ा सा स्टोन रखते थे। तो ये बड़ा से स्टोन को कहते थे मेगालिथिक और ये इसको कहते थे बरियल, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को तो आर्कियोलॉजी डिग आउट किए तो उनको लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा कलेक्शन मिले आयरन टूल्स के और वेपन्स के, ठीक है। नाउ अराउंड 2500 ईयर अगो देयर इज एविडेंस फॉर ग्रोइंग द यूज ऑफ आयरन टूल्स। दीज इंक्लूड एक्सेस फॉर क्लियरिंग द फॉरेस्ट एंड द आयरन प्लाउशेयर। एज वी हैड सीन द प्लाउशेयर वॉज यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो अगर आज से 2500 साल पहले की बात करें तो हमको सबसे ज़्यादा एविडेंस मिले हैं आयरन टूल्स के, ठीक है। नाउ इनमें से एक क्या है, एक्स है, ठीक है, जो कि कुल्हाड़ी है, और दूसरा क्या है, प्लाउशेयर। प्लाउशेयर मतलब हल होता है। तो ये दोनों चीज़ें मिली हैं, है ना, जिसे हम पता लगा सकते हैं कि उस समय भी लोग इस टाइप के टूल्स यूज़ करते रहे होंगे, ठीक है। तो एक्सेस का जो पर्टिकुलरली यूज़ होता था वो किस में यूज़ होता था, क्लियरिंग फॉरेस्ट, है ना, जंगल की साफ़ सफाई करने के लिए यूज़ होता था। और दूसरा जो प्लाउशेयर था इसका एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता था। नाउ मूविंग हेड विद द अदर स्टेप्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। इरिगेशन, ठीक है। अगर दूसरे कदम जो उठाए गए थे, है ना, अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, वो था इरिगेशन। इरिगेशन मतलब सिंचाई होता है, ठीक है। द किंग एंड द किंगडम यू हैव बीन रीडिंग अबाउट कुड नो हैव एग्जिस्टेड विदाउट द सपोर्ट ऑफ फ्लरिशिंग विलेजेस। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि जो समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्य का बना रहना बहुत लॉन्ग टाइम तक बहुत मुश्किल था, ठीक है, अगर इनके पास ये फ्लरिशिंग विलेज नहीं होते। फ्लरिशिंग विलेज वो विलेज थे जहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत ज़्यादा मतलब माना जाता था। मतलब मान लो कोई एक पर्टिकुलर विलेज है जिसमें ना एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छा है, ठीक है, वो प्रोडक्शन वहाँ की सॉइल्स, वहाँ उनके पास पानी सिंचाई करने के लिए टाइम टू टाइम सब कुछ है। तो ये विलेज आते थे फ्लरिशिंग विलेज के अंदर, ठीक है। तो अगर ये फ्लरिशिंग विलेज किसी राज्य में होते थे तो वो राज्य बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता था और उसका किंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता था। While new tools and system of transplantation increased production, irrigation was also used. जब ये नए टूल्स बन रहे थे, ठीक है, और खेती वगैरह बहुत चालू हो गई थी, तभी लोगों ने एक चीज़ और ऑब्जर्व की कि वो लोग अपने इरिगेशन मतलब सिंचाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इरिगेशन वर्क्स दैट वो बिल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूड द कैनाल्स, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स, ठीक है। तो इस समय सिंचाई के लिए उन्होंने नहरें बनाई, कुएँ, तालाब और भी आर्टिफिशियल लेक्स जैसे बोल सकते हैं कि खुद ही अपना एक कुआं तालाब बनाया, ठीक है। तो जब भी उनको ज़रूरत पड़ता था तो वो लोग अपना वाटर का इस्तेमाल करके, है ना, अपने खेत में पानी डाल देते थे और अपने एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था वो बिल्कुल वैसे ही बनाए रखते थे जैसे हर बार होता था, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पैराग्राफ। नाउ मूविंग अहेड, विलेज में कौन रहता था, ठीक है। तो बोला गया कि देयर वर एटलीस्ट 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिविंग इन मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन द साउदर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन तमिल रीजन, ठीक है। लार्ज लैंड ओनर्स वर नोन एज वेल्लार, ठीक है। ऑर्डिनरी प्लाउमैन वर नोन एज यूजर,
and landless laborers including slaves were known as Kadishar and Adimai. अब उस समय विलेजेस में, गांव में कौन रहता था, इसकी बात चल रही है इस पूरे पैराग्राफ में। तो यहाँ पे बोला कि एटलीस्ट 1 2 3 3 डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स थे जो बहुत ज़्यादातर गांव में रहते थे, मोस्ट ऑफ द विलेजेस में रहते थे। साउदर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट, ठीक है, कहाँ पे मोस्ट ऑफ द विलेजेस में रहते थे, ठीक है। ये 3 डिफरेंट काइंड्स, तो अगर साउदर्न और नॉर्दर्न इन दोनों पार्ट में के मोस्ट ऑफ द विलेजेस में ये 3 काइंड ऑफ पीपल रहते थे। तो पहला कौन होता था? पहला होता था लैंड ओनर, ठीक है, ठीक है, लैंड ओनर होता था, ठीक है, जो कि ये है, ठीक है, ये है लैंड ओनर, ठीक है, जिसको हम वेलर कहते थे। दूसरा होता था प्लाउमैन। प्लाउमैन कौन होता था? यूजर। प्लाउमैन को हम क्या कह सकते हैं कि ना, ये रहा होगा फार्मर, ठीक है, ये क्या रहा होगा? फार्मर, ठीक है, जो कि हल वल जोता फसल असल उगाता रहा है, ठीक है। फिर तीसरा था लैंडलेस लेबर, जिनके पास ज़मीन उमीन नहीं रहती रही होंगी, ठीक है। तो ये था लैंडलेस, जिसके पास ज़मीन उमीन नहीं रहती थी, तो वो सिर्फ उसको किस में कंसीडर किया जाता था कि भाई ये स्लेव है, ठीक है ना। तो वो स्लेव था, तो उसको कदीशर और आदिमई, है ना, इन दोनों के नाम से जाना जाता था। तो ये हो गया तमिल का पार्ट। तमिल का पार्ट मतलब साउदर्न पार्ट, ठीक है। नाउ टॉकिंग ओवर टूवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट, ठीक है। तो इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेजेस हेडमैन was known as the Gram Bhojaka. Usually men from the same family held a position for a generation. In other words, the post was hereditary. The Grama Bhojaka was often largest landowner. Generally, he had a slave, hired workers to cultivate the land. Besides, as he was a powerful, the king often used him to collect the taxes from the villages. He also functioned as a judge and sometimes as a policeman. So what this whole paragraph is conveying here is कि अगर हम नॉर्दर्न की पार्ट की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे जो एक हेडमैन होता था, ठीक है, हेडमैन कौन होता था? हेडमैन होता था एक जो कि लैंड ओनर रहता था, जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन रहती थी। तो नॉर्दर्न पार्ट की बात करें तो वहाँ पे एक हेडमैन रहता था, ठीक है, जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन रहती थी। उसको हम लोग किस नाम से जानते थे? उसको हम लोग ग्राम भोजका के नाम से जानते थे, ठीक है। ये क्या होता था? ग्राम भोजका। अब भाई इसमें क्या था? इसमें देखो, और लाइन बाय लाइन जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या था? हेरिडिटी सिस्टम था, ठीक है। तो एक बंदा आया, ठीक है, जैसे ये मैं हूँ, ठीक है, फिर ये मेरा बेटा आया, फिर मेरे बेटे का बेटा, फिर ऐसे बेटे का बेटा, तो एक ही फैमिली हमेशा रूल करेगी, ऐसा इनका मानना था, ठीक है, कि एक ही फैमिली हमेशा रूल करेगी, ठीक है। तो ठीक है, तो ऐसा इनका पोस्ट था, ठीक है। तो हेरिडिटरी था पूरा में, ठीक है। द पोस्ट वॉज हेरिडिटरी, ठीक है। नाउ द ग्राम भोजका था वॉज ऑफन अ लार्जेस्ट लैंड ओनर, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, कि जो ग्राम भोजका था, ठीक है, वो होता था जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन रहती थी, ठीक है। वो मतलब पूरे गांव का ही ओनर रहता था, भूमि स्वामी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया कि वो लैंड की लार्जेस्ट लैंड ओनर था। दूसरा पॉइंट ये है कि ना, ही हैड स्लेव्स हायर्ड वर्कर टू कल्टिवेट द लैंड। फिर इसके पास स्लेव भी थे, ठीक है, और हायर्ड वर्कर भी थे। ये वर्कर्स को हायर करता था ताकि उनसे खेती बाड़ी करवा सके। फिर तीसरा पॉइंट ये हो गया कि बिसाइड ही वॉज अ पावरफुल, द किंग ऑफन यूज हिम टू कलेक्ट द टैक्सेस फ्रॉम द विलेजेस। तो किंग ये भी बोलता था कि भाई तुम ना अब वो लैंड ओनर हो, ठीक है, ग्राम भोजक हो ही, ठीक है, तुम गांव के मालिक हो, तो भाई तुम टैक्स भी तुम खुद ही कलेक्ट कर लो। तो दिस इज़ अ थर्ड पॉइंट विच इज़ शोइंग कि ये ग्राम भोजक का कैरेक्टर या बायो स्केच कैसा था। फिर फोर्थ, ही ऑल्सो फंक्शनड एज अ जज एंड समटाइम्स एज अ पुलिसमैन। और कुछ टाइम के लिए ये जज भी था और पुलिसमैन भी था। मतलब कुछ केस जो रहते होंगे तो ना कि ना भी क्रॉस चेक भी करवाता रहा होगा, ठीक है, कि अगर कोई गलत काम तो नहीं कर दिया, अगर कोई गलत काम कर दिया होगा तो उसके बेसिस में उसको पनिशमेंट भी देता रहा होगा। और जज तो था ही, है ना, कि जब भी कोई भी डिसीज़न लेना होता होगा, ठीक है, जैसे दो लोगों के बीच में लड़ाई वड़ाई हो गई तो डिसीज़न मेकर यही था कि यही डिसीज़न लेगा एंड अकॉर्डिंगली, है ना,
जो भी क्रिमिनल है, ठीक है, उसको सज़ा मिलेगी। नाउ मूविंग हेड विद द पैराग्राफ, apart from the Gram Bojka, there were other independent farmers known as Grahapatis, most of whom were smaller landowners, and then there were a man and woman such as Dasa Kamakaram, and who did not own land and had to earn a living working on the field owned by others। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये कहा गया कि ना, ये पैराग्राफ ये कह रहा है कि भाई नॉर्दर्न पार्ट में ही हम लोग बड़े लैंड ओनर की बात करिए, ठीक है, लार्जेस्ट लैंड ओनर। अब कुछ स्मॉलर लैंड ओनर थे जिनको हम क्या कहते थे, गृहपतीस, ठीक है, क्या कहते थे, गृहपतीस, ठीक है, गृहपतीस। तो ये जनरली स्मॉलर लैंड ओनर होते थे। एंड देयर वन, तो जो मैन और वुमेन होती थी, ठीक है, तो उनको देन देयर वर अ मैन और जो मैन और वुमेन थे वो कुछ ऐसे भी थे अपार्ट फ्रॉम दिस गृहपतीस, ठीक है, गृहपतीस को छोड़ दो तो बाकी के जो मैन एंड वुमेन बसते थे वो लोग दास थे, ठीक है, दास और दासी बोल सकते हैं, जिनको कर्मकारा बोलते थे, ठीक है, जिनके पास कोई लैंड वगैरह नहीं होते थे, तो दे आर कंसीडर्ड एज अ स्लेव, ठीक है, तो उनको भी स्लेव के जैसे कंसीडर किया जाता था। और जो उनका, ठीक है, रहने खाने का जो भी है, ठीक है ना, तो वो उनको कैसे करना पड़ता था भाई, उनको दूसरों के खेत में जाके खेती होती करना पड़ता रहा होगा, तब वो अपना खान पान चलाते रहेंगे, ठीक है। तो लिविंग वर्किंग ऑन द फील्ड ओन बाय अदर्स, ठीक है, जो दूसरे लैंड ओनर के यहाँ जाके उनकी खेती होती करके उनसे भी जो पैसा वैसा मिलता रहा होगा, उनसे अपना जीवन यापन करते रहेंगे। सो इन most of the villages there were also some crafts persons such as blacksmith, potter, carpenter and weaver, ठीक है। अब ऐसा भी है कि ज़्यादातर विलेजेस में उस टाइम के में ज़्यादातर विलेजेस में ये भी देखा गया कि ना बहुत सारे क्राफ्ट्स पर्सन भी हैं, ठीक है। क्राफ्ट्स पर्सन मतलब शिल्पकार वो होते हैं जो किसी भी चीज़ को डिज़ाइन या ढांचा देते हैं, ठीक है। तो जैसे हो गया ब्लैकस्मिथ क्या बनाता था भाई, कुल्हाड़ी, ठीक है, एक्स बनाता था, है ना, और भी बहुत सारे टूल्स बनाता था, हथौड़ा बनाता था विच इज़ अ हैमर, प्लकर बनाता था, ठीक है, तो ये सब बनाता था वो, ठीक है। फिर पॉटर के बारे में देखा जाए तो पॉटर क्या बनाता है, बढ़िया मिट्टी के बर्तन बनाता था, ठीक है, तो ही वॉज ऑल्सो देयर, ठीक है। कारपेंटर बढ़ई का काम क्या था, कुर्सी, टेबल, चेयर, फर्नीचर, ये सब बनाना उस टाइम में। और वेवर्स क्या थे, जो क्लॉथ्स बनाते थे, ठीक है। नाउ मूविंग एड विद दिस बॉक्स, द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन, ठीक है, तो तमिल का एक बहुत पुराना संग्रह कह सकते हैं कि कंपोजिशन मतलब कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, है ना। तो some of the earliest works in Tamil known as Sangam literature were composed around 2300 years ago. These texts were called Sangam because they were supposed to have been composed and compiled in assemblies known as Sangams of the poets that were held in the city of Madurai. The Tamil term mentioned above are found in a Sangam literature, ठीक है। तो what this whole paragraph is saying कि एक बहुत पुराना इनको एक संगम लिटरेचर मिला है, ठीक है। लिटरेचर मतलब कहानियों की किताब बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर कविताओं की किताब। तो इनको ऐसे ही एक संगम लिटरेचर मिली आज से 2300 साल पहले, जिसमें वो देखा गया कि ना उसमें बहुत सारे कंपोजिशन है। कंपोजिशन मतलब डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में लिखा हुआ है। तो इसमें जो टॉपिक्स थे ना वो कवियों के टॉपिक्स थे, ठीक है। तो मोस्टली जो थे वो पोएट्स लिखी गई थी, ठीक है। तो वो मोस्टली क्या लिखी गई थी, पोएट्स लिखी गई थी, जिसका असेंबली कहाँ हुआ था, मतलब इसका कंपोजिशन कहाँ हुआ था, मदुरई में हुआ था, ठीक है। तो ठीक है, तो और इस कंपोजिशन को जैसे ये पूरा एक सब कुछ इकट्ठा हुआ तो इसको पूरा क्या बोला गया कि ये है संगम लिटरेचर। क्या है, संगम लिटरेचर। नाउ मूविंग अहेड विद द पैराग्राफ, फाइंडिंग out about the cities, stories, travelers, cultures and archaeology. You may have heard about the Jatkas.
These were stories that were probably composed by ordinary people and then written down and preserved by a Buddhist monk. Here is a part of Jatka's story which tells us how a poor man gradually become rich. ठीक है, तो अब हम लोग ना सिटीज़ और स्टोरीज़, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम हर एक सिटीज़ में जाएंगे, ठीक है, ढूंढेंगे और उनके बारे में स्टोरीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ेंगे और सिर्फ स्कल्पचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो मूर्तियाँ अच्छी बनाता रहा होगा, ठीक है, और इतिहासकार, ठीक है, और जो भी इतिहास मतलब कि जो भी मिला होगा ना, ठीक है, पुराने समय का आर्कियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, तो उसके बारे में हम देखते हैं. यू मे हैव हर्ड अबाउट द जटकास. तो व्हाट दिस होल पैराग्राफ इज सेइंग, मैंने तो अभी पढ़ लिया है. देयर वर स्टोरीज दैट वर प्रॉबली कंपोज बाय ऑर्डिनरी पीपल. तो कुछ स्टोरीज हैं जो कि आम आदमियों के द्वारा बनाई गई थी, रिटन डाउन एंड प्रिजर्व बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क. और जो बुद्ध के मॉन्क थे, ठीक है, बुद्ध के साधु संत थे, उनके द्वारा लिखी गई और उनको और जो वो पर्टिकुलर बुक थी उनको भी जो प्रिजर्व अच्छे से देखभाल करके रखा, वो भी कौन थे? बुद्धिस्ट मॉन्क थे. तो कुछ ऐसी स्टोरीज़ हैं, ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टोरी है ना, ऑफ जतका स्टोरी, ठीक है, जो कि एक पुअर मैन था और अचानक से बहुत ज़्यादा रिच बन गया, है ना. तो who suddenly becomes so much rich after playing out this real plot. Now moving ahead, we can use other kind of evidence, ठीक है, to find about the life in some of the early cities. Sculpture carved scenes depicting people's life in the towns and villages as well as in the forest. Many of these sculptures were used to decorate railings, pillars and gateways of a building that were visited by the peoples. अब जब आर्कियोलॉजी तो वहाँ पे सर्च करने गए थे ना, तो उनको कुछ और भी एविडेंस मिले, ठीक है, उनको क्या एविडेंस मिले? स्कल्पचर के, ठीक है, स्कल्पचर मतलब मूर्तियाँ, ठीक है, जिनके में बहुत सारा चित्रकारी किए हुए थे, ठीक है, कार्व्ड किया गया हुआ था, सीन्स क्राफ्ट किए गए थे, ठीक है, जो कि वहाँ के लोगों के बारे में बताता है, ठीक है. तो मान लो कोई मूर्ति है, मूर्ति में हम लोग नहीं देखे यार कि रथ वथ बना हुआ है एक पर्टिकुलर पत्थर को काट काट के, है ना. तो इट वॉज काइंड ऑफ दैट, वहाँ पे ऐसी मूर्तियाँ मिली जहाँ पे विलेज का पूरा प्रेजेंटेशन किया गया, ठीक है. Many of these sculptures were used to decorate the railings, pillars and gateways of a building that were visited by the peoples. तो what is it is actually saying कि there were railings also, ठीक है. तो रेलिंग्स वो जानते हो ना, जो छत में लगा रहता है, जब तुम सीढ़ी से उतरते हो तो उसके सपोर्ट लेते हो तुम, ठीक है, एक वो होता है रेलिंग्स. तो रेलिंग्स भी थे भाई, पिलर्स भी थे, गेटवेज बनाए थे उन्होंने. गेटवेज मतलब जहाँ से राजा की एंट्री होती है. जनरली अभी गाँव में जब हम लोग एंट्री लेते हैं ना, तो बहुत चौड़ा लंबा चौड़ा एक गेट बना रहता है, ठीक है, तो वो भी बनाए हुए थे. सो इट वॉज एक्चुअली अ काइंड ऑफ डेकोरेशन, है ना, दैट पीपल वर डूइंग एट दैट टाइम, है ना. तो मतलब उनको डेकोरेशन का भी आइडिया था, जिससे हमें ये पता चलता है. नाउ मूविंग विद द पैराग्राफ. Many of the cities that developed from about 2500 years ago were the capital of the Mahajanpas that you learned about chapter 6. As we had seen, some of these cities were surrounded by the massive fortification wall. Now, हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में कि जो जन रहते थे, बहुत सारे जन को मिला के एक महाजनपद बनता था, ठीक है ना. तो वो महाजनपद बनता था, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिटीज़ थी, ठीक है, जिनको कैपिटल्स भी बनाया गया था, है ना. हमने 3 कैपिटल्स के बारे में पढ़ा था. एक तक्षशिला थी, एक पाटलिपुत्र था और एक उज्जैन था, ठीक है, जिसमें से जो मेन कैपिटल कह सकते थे वो पाटलिपुत्र था, ठीक है, जिसके बारे में हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था. तो वहाँ पे हमने क्या देखा था कि ना, बहुत अब इन महाजनपद जो थे ना, उनके पास पैसा, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन, अनाज वगैरह, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था, ठीक है, सब कुछ हाथी वाथी सब रहते थे इस पूरे महाजनपद में. तो इनको बहुत प्रोटेक्ट करके रखा जाता था कि कोई इसमें हमला ना कर सके, ठीक है, क्योंकि वो मेन सोर्सेस थे राजा के, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम में. तो फोर्टिफिकेशन वॉल बनाई जाती थी.
फोर्टिफिकेशन वॉल मतलब कि जो सीमाएं रहती थी ना, जैसे पाटलिपुत्र की आखिरी सीमा है तो वहाँ पे पूरा उस आखिरी सीमा में पूरा वॉल बना के पूरा अपना महाजनपद की रक्षा की जाती थी. इन मैनी सिटीज आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ रोज of pots or ceramic rings arranged on one top of the other. These are known as ring wells. These seems to have been used as a toilet in some of the cases, as a drain and a garbage dump. These rings well are usually found in individual houses. So what this whole paragraph is saying कि ना वहाँ पे ना कुछ ऐसी चीज़ मिली कि जैसे मान लो एक मटका है, ठीक है, एक मटका, फिर एक मटका ऐसे, ठीक है, फिर एक मटका, है ना, तो मटके के ऊपर मटके के ऊपर मटका ऐसा उनको मिला, ठीक है. और उसको भी मटका रहा होगा या फिर एक कुछ सिरामिक रिंग्स बोलते हैं, ठीक है, जो कि अरेंज की गई थी उस टाइम में, जो ऐसा कुछ मिला उनको. तो वो कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट करता था कि ना कि उसका बेसिक यूज़ क्या रहा होगा, ठीक है. तो ऐसा रिफ्लेक्ट करता था कि उस टाइम के लोग उसको बेसिकली टॉयलेट्स के लिए यूज़ करते रहे होंगे, या फिर नाले नालियाँ, ठीक है, कि पानी वानी बह जाए, या फिर पानी को, गंदा पानी यहाँ गंदी जगह में एक जगह स्टोर करने के लिए हो सकता है, या फिर गार्बेज को डंप्स करने के लिए, ठीक है. सो दिस वुड बी द थ्री थिंग्स, है ना, दैट आर्कियोलॉजिस्ट हैड मेक अ प्रिडिक्शन ऑफ this particular thing, ठीक है. Now moving ahead with the paragraph, we had hardly any remains of our places, markets, or homes of ordinary people. Perhaps some are yet to be discovered by archaeologists. Other made up of wood, mud, brick, hatch may not be survived. So now the thing is that कि यहाँ पे बोला गया ना कि ऑर्डिनरी चीज़ों का मतलब ऑर्डिनरी लोगों का कुछ ही ऐसा चीज़ है, ठीक है, जो कि मिला हो. और अगर मिलता भी तो क्या मिलता, मिट्टी के बर्तन मिलते, मिट्टी की ईंट मिलती, लकड़ी की छत मिलती, हैच, ठीक है. तो ये सब पानी वानी आया बहुत ज़्यादा तेज़ी वोजी से, ठीक है, आंधी वांधी आया तो उसी में सब कुछ ख़त्म हो गया रहा होगा, है ना. तो ऑर्डिनरी पीपल का जो चीज़ सामान है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है, अभी भी खोजना कि ठीक है तो ऑर्डिनरी पीपल कैसे रहे होंगे. मोस्टली चीज़ें उन्हीं की मिली है जो उस टाइम के राजा वाजा थे, ठीक है. अनदर वे ऑफ फाइंडिंग अबाउट द अर्ली सिटीज़ इन द इज़ फ्रॉम accounts of sailors and travelers who visited them. One of the most detailed account that has been found by an unknown Greek sailor. He describes all the ports he visited. Find Buraj on a map and then read the description of the city. Now this paragraph is saying कि अगर दूसरा वे देखा जाए किसी भी चीज़ को ढूंढने का, तो हम किसके थ्रू ढूंढ सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर आदमी उस टाइम का जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता रहा, शायद उसको कुछ पता रहा हो, ठीक है, ट्रैवल करने के टाइम में कि भाई मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ, वहाँ से यहाँ जाता हूँ, ठीक है, तो मैं ना एक पर्टिकुलर बुक में लिख लेता हूँ. तो अगर उसकी बुक हमको मिल जाए ना तो हमको पता चल सकता है कि एक्चुअली में क्या होता रहा होगा उस टाइम में. सो ये एक स्पेसिफिक मैन था, ऐसे ही हमको मिला, जो सीलर था और ट्रैवलर था. मतलब पानी से भी ट्रैवल करता था, पानी में भी ट्रैवल करता था, और ये लैंड में भी ट्रैवल करता था, ठीक है. तो सीलर और ट्रैवलर दोनों थे, ठीक है. तो इसके पास बहुत डिटेल्ड अकाउंट मिला है. अकाउंट मतलब कलेक्शन ऑफ थिंग्स बोल सकते हैं ना, इन अ वेरी डिटेल्ड वे, है ना, जिसको हम पढ़ के हम कुछ समझ सकते हैं कि एक्चुअली में क्या हुआ रहा होगा उस टाइम में. तो एक ग्रीक था, मतलब यूनानी था, है ना. तो उसने जो भी पोर्ट्स में विज़िट किया है, ठीक है, तो उनके बारे में हम देख सकते हैं. तो अगर तुम बुराज एक जगह है ऑन मैप 7, तो तुम जाके देखो भाई बुराज के बारे में मैप 7 में, एंड देन रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी, ठीक है. तो उसके बारे में तुम देखो, ठीक है. नाउ द स्टोरी ऑफ बिरागाज, ठीक है. तो ये तुम देख लेना. दिस इज़ नॉट माई कंसर्न, है ना, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, अदरवाइज द लेक्चर वुड बी वेरी लॉन्ग.
ठीक है। द गल्फ इज नैरो, ठीक है, तो ये तुम देख लेना। आई वुड बी मूविंग विद द कॉइन्स, ठीक है। तो कॉइन्स है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है कि भाई उस समय के कॉइन्स कैसे थे। तो यू मे हैव नोटिस्ड हाउ वेल्थ is measured in terms of coin in the story on पेज 90, ठीक है। तो पेज 90 में कौन सा स्टोरी था यार, वही स्टोरी था क्या? अच्छा ये, ठीक है। हाँ तो भाई ये जब पैसा वैसे कमा रहा होगा ना तो इसको कॉइन्स ज़रूर मिल रहे होंगे, ठीक है। तो भाई अब जब उसको कॉइन मिले तो वो रिच हो गया। तो यहीं पे यहाँ पे यही बोल रहा है कि यू मे हैव नोटिस हाउ वेल्थ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स। अगर तुम्हारे पास पैसे कॉइन्स ज़्यादा है तो तुम वेल्दी हो, ठीक है, तुम धनी हो। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल थाउजेंड्स ऑफ कॉइन बिलोंगिंग टू दिस पीरियड, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे कॉइन्स फाइंड आउट किए हैं, ठीक है, इन पर्टिकुलर पीरियड्स में, ठीक है। दीज अर्लीस्ट कॉइन्स विच वॉज यूज अबाउट 500 ईयर अगो वर पंच्ड मार्क्ड एंड सच एज वन ऑफ द सोन इन अ पिलो। तो बहुत सारे जो थे वो पंच मार्क थे, ठीक है। इसमें देखो पंच मार्क किया गया है ना, इसमें कोई पंच नहीं है। तो ये एक्चुअली में सीट मेटल जैसे लगा है। तो अगर पंच मार्क्ड कॉइन क्या होते थे ये देखते हैं, ठीक है। पंच मार्क कॉइन वर जनरली रेक्टेंगुलर और समटाइम्स square or a rounded shape, either cut out of the metal sheet and made up of flattened metal globules. These coins were not inscribed but were stamped with the symbols using dies or punches, hence they are called as a punch marked coins. These coins are found over the most part of the subcontinent and they remain in the circulation till the अर्ली सेंचुरीज़, ठीक है। तो क्या है कि भाई मैं तुमको तो बताता हूँ कि ना कॉइन्स कैसे बनते रहेंगे। ये मान लो एक चांदी का एक सीट है, ठीक है, और ये है एक प्लंजर। तो ये आएगा और यहाँ पे तेज़ी से इस सीट मेटल को काट देगा, ठीक है। हाँ, काट के इससे ऐसे करके कॉइन निकलेगा। तो ऐसे कॉइन बनते थे, ठीक है। फिर ये कॉइन्स लेते थे, ठीक है। इसमें भी ऐसे प्लंजर लेते थे। तो अब ये कटर वाला नहीं था, ये ना वो वाला था, क्या कहते हैं, इम्प्रेशन वाला। ये तेज़ी से इसको गड़ा देते रहेंगे, ठीक है। तो जब बहुत तेज़ी से हाई प्रेशर से गड़ाते रहेंगे तो ऐसे कुछ चित्र उभर के आ जाते रहेंगे जो कि पंच्ड मार्क कॉइन्स बोलते हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो ये जनरली रेक्टेंगुलर, स्क्वायर या राउंड, ठीक है, ये 3 शेप्स के होते थे, ठीक है, जिसको मैंने बताया कि कैसे ये कट आउट किया जाता था, ठीक है, ये सब तो ठीक है। और ये अर्ली सेंचुरी में मिले थे, ठीक है। तो ये है भाई पंच मार्क कॉइन्स। मूविंग अहेड, दिस इज द अनदर पोएम, यू कैन लुक इनटू इट नाउ। cities with many functions. Very often a single town was important for a variety of reasons. Let us look at the example of Mathura. बहुत ज़्यादातर जो सिटीज़ हैं वो तभी फेमस होती हैं, है ना, जब उनके पास बहुत ज़्यादा फंक्शंस हो। मतलब उसका वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आए, हब बन जाए, ठीक है। वहाँ पे लोग ट्रेडिंग करें, ठीक है, शिल्पकारी करें, मूर्तियाँ बिके, ठीक है। तो वो एक पर्टिकुलर जो सिटी होता है वो बहुत ज़्यादा उसका वैल्यू हो जाता है, ठीक है। ऐसी ही एक सिटी है जो कि है मथुरा। मथुरा के बारे में सुनते ही मेरे को कृष्ण भगवान याद आ जाते हैं। आई होप आपको भी याद आते होंगे। मथुरा हैज़ बीन an important settlement more than 2,500 years ago. It was important because it was located at the crossroad of two major routes of travels and a trade from the northwest to east and from north to south. There were several fortifications around the city and several shrines. Farmers and herders from the adjoining areas provided food for the people in the city. Mathura was also a center where some extremely fine sculpture was produced. What this whole paragraph is saying कि जैसे ये मथुरा है, ठीक है। अब मथुरा एक हब कैसे बना? मथुरा एक हब ऐसे बना कि जो लोग उस समय में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे वो पार्टिकुलरली इसी जगह से ट्रैवल करते थे। हाँ, तो जब यहाँ से ट्रैवल करते थे तो वो लोग रेस्ट करते रहे होंगे, खाना पानी, ठीक है। तो वहाँ होटल खुल गया,
ठीक है, लोगों ने रेस्ट हाउस बनाया तो यहाँ पे लोग आके रहने लगे। तो यहाँ पे मनी का एक्सचेंज होना चालू हो गया। मनी का एक्सचेंज जैसे होना चालू हो गया तो ये पूरा जो सिटी था वो एक मार्केट हब जैसे बनना चालू हो गया, ठीक है। नॉट ओनली दैट, यहाँ पे ये भी कहा गया कि मथुरा में स्कल्पचर्स बहुत होते थे। स्कल्पचर्स मतलब कि मूर्तिकार, ठीक है, मूर्ति बनाने वाला आदमी, ठीक है। तो मूर्ति स्कल्पचर्स के लिए भी जाना जाता था, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बिकी, ठीक है। फिर देयर वर फोर्टिफिकेशन अराउंड द सिटी। फोर्टिफिकेशन मतलब कि वॉल बनाई गई, ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्शन करने के लिए, ठीक है। क्या करने के लिए? प्रोटेक्शन करने के लिए ये पूरी वॉल बनाई गई। फिर एंड सेवरल साइंस साइंस मतलब धर्मशाला, धर्मशाला मतलब धर्म मंदिर, ये सब, ठीक है, ये भी बनाए गए। फार्मर्स एंड हर्डर्स फ्रॉम adjoining एरियाज वर प्रोवाइडेड फूड फॉर द पीपल इन द सिटी। फार्मर्स थे, ठीक है, और हर्डर थे, मतलब हर्डर्स तो जो पशुपालन करता है, फार्मर्स जो कि अनाज उगाता है। तो ये दोनों मिलके इस पूरी सिटी में थे, तो फूड वगैरह ये सब प्रोवाइड कराते थे उस टाइम। मथुरा वॉज ऑल्सो स्कल्पचर, ये तो हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हमने रूट्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया है 2500 साल पहले, ठीक है। नाउ अराउंड 2000 ईयर अगो मथुरा बिकेम अ सेकेंड कैपिटल ऑफ द कुषाण। तो कुषाण का सेकेंड कैपिटल बना मथुरा, अबाउट whom you will reading in a chapter 10, जिसके बारे में हम चैप्टर 10 में डिस्कस करेंगे। मथुरा was also a religious center. There were Buddhist monasteries, Jain shrines, and it was an important center for the worship of Krishna. आप ये जो पर्टिकुलर मथुरा है, ये तो सबको पता है कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी जो है हमारे, उनका भाई पूजा पाठ होता था। उसके अलावा जो दूसरे मंदिर थे वो बौद्ध धर्म के थे, ठीक है। जहाँ से इसमें लिखा है कि जैन धर्म के कुछ मंदिर थे, मोनेस्ट्रीज उन्होंने बनाई थी, ठीक है, धर्मशाला वगैरह बनाए थे। तो मथुरा में दो टाइप के वर्शिप देखे गए, बौद्ध और हिंदूज, ठीक है, जो कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे, है ना। और मथुरा जो है वो सेकेंड कैपिटल बना किसका? कुषाण का। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुम इससे ले सकते हो। Now several inscriptions on the surface such as stone slabs statues have been found in Mathura. अब बहुत अच्छे पत्थर बोल सकते हैं और बहुत स्टैच्यूज जो हैं वो कहाँ मिले हैं? मथुरा में, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे मिला है और दिस इज ऑल अबाउट दिस होल पैराग्राफ। नाउ मूविंग अहेड विद द पेज। Generally, these are the short inscriptions recording gift made by the man to monasteries and shrines. These were made by a king, queen, officers, merchants, craftsperson who lived in the city. For instance, inscription from Mathura mention goldsmith, blacksmith, weavers, basket makers, garland makers, and perfumers. तो ये कहा गया कि ये जो इंस्क्रिप्शंस है ना, ये जो इंस्क्रिप्शन है, जो स्लैब्स, स्टोन स्लैब्स वगैरह स्टैच्यूज़ हैं, ठीक है, जो मथुरा में बने हुए हैं, ये जनरली मैन और वुमेन बनाते थे, ठीक है। और ये लोग क्या करते थे, गिफ्ट होता था ये पर्टिकुलरली इसके लिए, मोनेस्ट्रीज और श्राइन्स के लिए, ठीक है, सीरीन्स के लिए, ठीक है। तो धर्मशाला या धर्म मंदिर में अगर गिफ्ट देना हो तो मैन और वुमेन ऐसे शिल्पकार मूर्ति जो होती है, एक्चुअली में मूर्ति वगैरह बना के, ठीक है, ये सब देते थे। और ये जो मैन और वुमेन थे वो कौन थे? मोस्टली वो थे किंग, क्वीन, ऑफिसर्स, मर्चेंट्स, क्राफ्ट पर्सन हु लिव्ड इन द सिटी। उसी शहर में जो क्वीन, राजा रानी, ठीक है, फार्मर्स, व्यापारी, ये जो सब लोग थे ना, यही मेजरली थे जो ये सब दान पुण्य करते थे मोनेस्ट्रीज वगैरह में, टेम्पल वगैरह में। फॉर इंस्टेंट इंस्क्रिप्शन फ्रॉम मथुरा मेंशन इन तो कुछ ऐसे इंस्टेंस मिले हैं, ठीक है, जिसमें पत्थर के शिल्पकार में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर मेंशन किया गया हुआ है गोल्ड स्मिथ के बारे में, जो सुनार है, ब्लैक स्मिथ के बारे में जो कि लोहार है, वेवर्स के बारे में जो कपड़ा बनाता है, बास्केट मेकर के बारे में जो टोकरियाँ वगैरह बनाता है, गार्लैंड मेकर्स के बारे में बताया गया है, ठीक है, और
परफ्यूमर्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इन सब के बारे में उस मतलब उस पर्टिकुलर स्टोन्स में या इंस्क्रिप्शन के थ्रू इनको पता चला है कि इन सब के बारे में उन इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ है, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ है। नाउ मूविंग एड विद द क्राफ्ट एंड क्राफ्ट्स पर्सन, we also have archaeological evidence for crafts. These include extremely fine pottery known as northern black polished ware. It gets name from the fact that it is generally found in the northern part of the subcontinent. तो क्राफ्ट और क्राफ्ट्स पर्सन की बात करें, शिल्पकार और शिल्पकार के जो लोग थे, ठीक है, जो शिल्पकारी करते थे, उनके बारे में है ये पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ एविडेंस मिले हैं क्राफ्ट्स के, ठीक है, जो कि एक्सट्रीमली बहुत ही अच्छे पॉटरी बने मतलब बहुत ही अच्छे मिट्टी के बर्तन बनाए हुए हैं, ठीक है, जिनको क्या कहते हैं, नॉर्दर्न ब्लॉक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है। नॉर्दर्न ब्लॉक पॉलिश्ड वेयर के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। इट गेट्स नेम, और इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये नॉर्दर्न सब कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। रिमेंबर दैट द आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस फॉर मैनी क्राफ्ट्स may not have survived. We know that from the text that manufacture of the cloth was important. There were a famous centers such as Varanasi in the north and Madurai in the south. Both men and women worked in these centers, ठीक है। तो रिमेंबर दैट आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस फॉर अ मैनी क्राफ्टमैन मे नॉट हैव सर्वाइव। तो ये कहता है ना कि कुछ ऐसा है ना कि अगर इतिहास की स्टडी करें, ठीक है, तो हमको ना ये पता है कि ना उस समय के लोग कपड़े भी बनाते थे, ठीक है, बट कपड़े के बारे में कोई अच्छा एविडेंस हमको अभी तक मिला नहीं है उस पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। जबकि हमको ये पता है, ठीक है, कि सेंटर्स और नॉर्थ, ठीक है, सेंटर्स में वाराणसी और नॉर्थ में मदुरई में पर्टिकुलरली क्लॉथ बनते थे, ठीक है, जो कि बहुत फेमस सेंटर थे ये दोनों, ठीक है। इन दोनों फेमस सेंटर में क्लॉथ्स बनते थे, ठीक है। बट ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, यहाँ पे जो फेमस सेंटर्स हैं, ठीक है, सेंटर्स में क्या है, वाराणसी, ठीक है, जो कि नॉर्थ में है, और जो मदुरई है वो कहाँ पे है, साउथ में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा देख लेना, ठीक है, मेरे से थोड़ा मिस्टेक हो गया कि जो नॉर्थ है, नॉर्थ में वाराणसी और साउथ में मदुरई, ठीक है। तो ये दो जो मेन सेंटर थे जहाँ पे क्लॉथ्स बनते थे, बट अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला आर्कियोलॉजिस्ट को, है, जिससे वो प्रूव कर सके थे कि उस समय भी कपड़े बनते थे, है ना। मैनी क्राफ्ट्स पर्सन एंड मर्चेंट्स नाउ फॉर्म्ड एसोसिएशन नोन एज सरेंस, ठीक है। तो जो मर्चेंट्स थे और क्राफ्ट्स पर्सन थे, ठीक है, तो उन्होंने एक एसोसिएशन फॉर्म किया जिसका नाम लिया सरीन्स क्राफ्ट पर्सन प्रोवाइडेड अ ट्रेनिंग, ठीक है। तो जो ये एसोसिएशन में आते थे ना क्राफ्ट पर्सन, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते थे, ठीक है, कि रॉ मटेरियल को कैसे ऑब्टेन करना है, प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट द फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। रॉ मटेरियल बनाओ, फिर पूरा रॉ मटेरियल से तुम एक फिनिश्ड गुड बनाओ, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस का ये लोग ट्रेनिंग देते थे, ठीक है, क्राफ्ट पर्सन। फिर देन सरेंस फॉर मर्चेंट ऑर्गेनाइज द ट्रेड। उसके बाद यही जो इस एसोसिएशन में काम करते थे ना, ये ट्रेड भी करते थे, मतलब ये फिनिश्ड गुड बन गया ना, आप इसको सेल करने का भी काम इन्हीं का था, ठीक है, ट्रेड करते थे। सरेंस ऑल्सो वर सर्व्ड एज अ बैंक वेयर द रिच मैन एंड वुमेन डिपॉजिट मनी। अब ये इन्होंने अपने बैंक भी बनाए, ठीक है, ठीक है, बैंक भी बनाए जहाँ पे ये लोग पहले डिपॉजिट ले लेते थे कि भाई मैं मेरा पहला ऑर्डर मैं दे रहा हूँ, ठीक है, मेरा पैसा जमा कर देता हूँ, मेरे को कपड़े बाद में चाहिए, ठीक है। या फिर अगर बहुत ज़्यादा मान लो डिमांड अभी बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो तुम डिमांड बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो और प्रोडक्शन कम है, तो तुम पैसा जमा कर दो, तुम्हारा सामान बाद में मिल जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कुछ बैंक भी बनाए, है ना। अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट वॉज रिटर्न, ठीक है, तो बैंक भी बनाए, ठीक है। नॉट ओनली दैट फॉर अ डिपॉजिट, और अपना पैसा वैसा जमा वमा करने के लिए भी बनाए थे उन्होंने बैंक, ठीक है। फिर जो इंटरेस्ट वो लोग कमाते थे ना, तो वो रिलीजियस धर्म में, अपने धर्म वगैरह में वो अपना सब कुछ देते थे, ठीक है, जो इंटरेस्ट वो लोग कमाते थे। तो इंटरेस्ट का पार्ट वो लोग मॉनेस्ट्रीज वगैरह में देते थे, ठीक है, और टेम्पल्स वगैरह में देते थे। नाउ मूविंग एड विद द रूल्स ऑफ स्पिनिंग एंड वेविंग।